आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान शुरू हो चुका है क्योंकि आज पहले इम्तिहान के ही दिन वो रेस शुरू हो चुकी है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसीलिए राजतिलक के कारवा पर अब स्पेशल एपिसोड में अब लगातार कवरेज आप देखेंगे। नोएडा, मथुरा, चाहे गाजियाबाद, कैराना, मुजफ्फरनगर, बागपत, तमाम जगहों का आपको बता दें। हम आपको तमाम आंकड़े भी यहाँ पर दिखाएंगे। अलीगढ़ से आप ये विशेष बुलेटिन आज देख रहे हैं क्योंकि आज 58 सीटों पर मतदान है, जिसमें से 53 सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा किया था। तमाम पार्टियों के लिए एक लंबी जंग रही। गठबंधन समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ किया और यहाँ पर उसी के सहारे, किसान आंदोलन के सहारे वो अपनी जमीन बनाने की फिराक में वहीं बार बार बीजेपी दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए वोट मांग रही है। मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगों को याद दिला रही है। वहीं बीएसपी जो ज्यादातर लगभग 30 ऐसी सीटें थी जिसमें 2017 के चुनाव पर दूसरे नंबर पर बीएसपी थी, लेकिन इस बार क्या उसकी जमीन बची है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक 9 बजे के आंकड़े आए हैं। वोटिंग परसेंटेज ये इशारा कर रहा है कि 7 से 9%। आइए एक एक करके तमाम जगहों के आपको वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं। आगरा में लगभग 7.5%, अलीगढ़ में 8.5%, बुलंदशहर में 7.51 और वहीं बागपत में 8.93 वोटिंग हुई है। हम आपको एक एक करके तमाम सीटों के आंकड़े दिखा रहे हैं। नोएडा में 8.33, गाजियाबाद 7.37, हापुड़ 8.20, मथुरा में 8.30 और इसी तरह से आंकड़े तमाम जगहों के हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 7 से 9% हर जगह पर वोटिंग हुई है। अभी शुरुआती ये 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई थी। और 2 घंटे के बाद ये आंकड़ा सामने आ रहा है। यूपी में कहां पर कितनी वोटिंग हुई है ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश में ये 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है सुबह 7 बजे से। 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। बड़े मुद्दे यहाँ पर क्या क्या हैं? किसान आंदोलन को बहुत सहयोग मिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जिसे जाट बेल्ट भी कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ अलीगढ़ में भी मौजूद है। किस तरफ जाएगा मुस्लिम मतदाता, किस तरफ जाएगा जाट मतदाता, क्योंकि इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहिए, लेकिन जात और धर्म के आधार पर वोटों को बांटने की कोशिश सियासतदान करते हैं। और उसी को आप देख रहे थे पिछले दिनों में किस तरह से गन्ना से लेकर जिन्ना, गन्ना की बात तो अच्छी बात है, लेकिन वहां से लेकर जिन्ना, पाकिस्तान, जालीदार टोपी, ये तमाम मुद्दे आए और इन सब पर चर्चा हुई। हमारे साथ चित्रा, हमारी सहयोगी, इस वक्त मुजफ्फरनगर से जुड़ रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के। हमारे साथ तमाम पत्रकार भी जुड़ेंगे। लिए चलेंगे आपको तमाम सहयोगियों के पास, क्योंकि इस वक्त उन 58 सीटों पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो वहां का जोश दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर पिछली बार क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया था चित्रा, लेकिन इस बार उनके लिए बड़ी चुनौती थी किसानों को तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ उनकी नाराजगी दूर कराने की। कहां तक वो साबित हुआ है बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जोश कितना दिख रहा है वोटर्स में। देखिए, जोश तो पूरा हाई है और यहाँ पर बड़ी तादाद में मतदाता भी आ रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। यकीनन आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। गन्ना और जिन्ना के बीच के ये चुनाव, इसके साथ ही कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा। जो लोग वोटिंग के लिए पहुंचे उनसे जरा बातचीत करते हैं। मुद्दा सर आपके इलाके का, मुजफ्फरनगर का क्या है? भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार यहाँ आई है, हमारी बहुत शांति है, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। और मुद्दा क्या है? मैंने कानून व्यवस्था, ये एक बड़ा मुद्दा है। बहुत मुद्दा है। कानून व्यवस्था से जो व्यापारियों का रोजगार था पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा चलने लगा। अब उन्हें कोई भय नहीं है। क्या आप गुड़ व्यापारी हैं? नहीं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ, मेरी यही दुकान है। अच्छा, कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। साहब, वोट डालने के लिए आए हैं, मुद्दा क्या है आपके इलाके का? हमारे इलाके का मुद्दा तो यही था कि सुरक्षा का था सबसे बड़ा मुद्दा, जो कि मुजफ्फरनगर के लिए मैं कहूंगा। और जो वर्तमान सरकार है, मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ कि उसमें जो मुद्दा नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि सुरक्षा का है और सुरक्षा पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। अंजना, मैं आपको थोड़ा अंदर लेकर चलना चाहूंगी। एक बुजुर्ग यहाँ पर वोट डाल के आए हैं, जरा मैं चाहूंगी कि आप अपनी स्याही का निशान दिखाइए। ये देखिए, कितनी उम्र है दादा आपकी? 95 साल के आप हैं? हाँ जी, हाँ जी। 95 साल के हैं आप, वोट डाल के आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दा रहा जिसको ध्यान में रखकर आपने वोटिंग की है?
बस मुद्दा तो ये है कि भगवान सुख शांति रखे और प्रजा को राजी खुशी रखे। अच्छा, अभी तो जिस तरह का उत्साह देखने को मिलना चाहिए बाकी हिस्सों के मुकाबले कम दिखाई दे रहा है। आप चाहेंगे, आप 95 साल के हैं, यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं, बाकी लोग भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और वोट डालें यहाँ पर? हाँ जी, सब डाल रहे। आप बताइए, आपने वोट डलवाए हैं? आपने वोट डाल दिया अपना? क्या मुद्दा रहा आपके जहन में? वो मुद्दा क्या अच्छा है, भाजपा सरकार ने ठीक किया काम। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुद्दा पूछो, महिलाएं भी आई हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा इधर होइए, मुद्दा क्या है आपके इलाके का, बताइए जी। अच्छा, इनसे बात करते हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दा है आज के इस इलेक्शन का? आप क्या दिमाग में रखकर आई हैं वोट डालने के लिए? जो मेरे को ठीक लगेगा मैं वही करूंगी यहाँ आके। मैं नहीं किसी को डिक्लेयर करना चाहती कि क्या मुद्दा क्या है, इश्यूज क्या है जिसको ध्यान में रखकर आप वोटिंग के लिए पहुंची हैं? मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं वही सोच के आई हूँ कि मेरे लिए क्या बेनिफिट होगा, मैं वही करने आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, ठीक है अंजना, एक और दिलचस्प बात है, यहाँ पर सुरक्षा में जो लोग तैनात हैं आज तक लगातार वो देख रहे हैं मोबाइल के जरिए भी और पल पल की खबर ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर आप भी हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या है आपके ज़हन में, क्या बात? अगर गर्ल्स को ज्यादा एजुकेशन मिले और वैसे भी अब तो योगी लैपटॉप, एक्टिवा वगैरह, तो हमारे लिए ये अच्छा होगा। हमें जितनी ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है हमें ज्यादा मिलेगी, तो ये तो होना ही चाहिए। यही है फर्स्ट टाइम वोटर के मन में, यही है दिमाग में आपके कि वोट आप चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है वो वोट डालने के लिए यहाँ पर हाँ पहुंचे? जी, बहुत इम्पोर्टेंट है, वोटिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा राइट है कि हमें वोट करना चाहिए। जी चित्रा, देखिए यहाँ पर 95 साल के बुजुर्ग भी आपको मिल गए अंजना, और यहाँ पर 18 साल चित्रा। की फर्स्ट टाइम जो वोटर हैं उन्होंने भी यहाँ पर अपील कर दी है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में महिला वोटर्स बड़ा मुद्दा रही हैं। जरा महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनको लुभाने के लिए घोषणा पत्र में भी बड़े बड़े वादे किए गए हैं। क्या मुद्दा रहा मुजफ्फरनगर में जिसको वोट? मैं लौट रही हूँ चित्रा आपके पास, जल्दी जल्दी तमाम जगहों पर अभिषेक, हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ कैराना से जुड़ रहे हैं, मथुरा से हमारे साथ अभिषेक मिश्र हैं, सईद अंसारी मेरठ से हैं। इससे पहले कि मैं तमाम मेहमानों से भी बातचीत करूं, क्योंकि संजय कुमार जी हमारे साथ सिफोलॉजिस्ट के तौर पर, एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं, विजय त्रिवेदी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। लेकिन सीधे आपके पास कुमार अभिषेक आते हुए, जब कैराना से गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत की, यह तय था कि उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर उन्हें एसपी आरएलडी गठबंधन का काट खोजना है तो हिंदुत्व के सहारे बढ़ना पड़ेगा, और उसी की पहचान उन्होंने दी। मथुरा, कैराना, ऐसी जगहों से ही उन्होंने शुरुआत की। बिल्कुल अंजना, देखिए हम इस वक्त कैराना में हैं और कैराना से जो बीजेपी ने जो शुरुआत की थी पलायन के जिस मुद्दे के साथ, जिसे पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुद्दा बनाया, हम उसी एपिसेंटर पर मौजूद हैं। लेकिन पहले तो आपको दिखा दें, ये बूथ है और ये यहाँ का इंटर कॉलेज है जहां पर आपको लंबी कतारें दिखाई देंगी। इस वक्त 10 बज चुके हैं और 10 बजने के बाद भी लोगों की भीड़, लोगों की तादाद लगातार आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप मुद्दों की बात करें तो मुझे लगता है कि ये इलाका पहले से ही लोगों ने मन बना रखा है और बहुत ज्यादा स्विंग वोटर यहाँ आपको नहीं दिखेंगे। मैं कई लोगों से बात भी करूंगा, आप मुद्दों के बाद पूछेंगे, लोग मुखर होकर अपनी पसंद बताने लगते हैं। लेकिन आप ये कतार देखिए, सुबह से चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, सब के सब इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन नाहिद हसन, चूंकि एकमात्र सीट थी समाजवादी पार्टी की जो कि समाजवादी पार्टी ने जीती थी, शामली के 2 और सीटों पर कड़ा मुकाबला है। लेकिन आप जिस तरह की भीड़ देख रही हैं, ये इस बात के चुनाव को दिखा रहा है कि ये चुनाव किस तरीके से कम से कम इस इलाके में, इस जगह पे ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। हम लोगों से पूछते भी हैं कि भाई क्या है, ये बताइए कि क्या है मुद्दे, क्या सोचकर आप लोग वोट डालने आए हैं? रोजगार का मुद्दा है जी, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। आप लोग, आपके मन जहन में क्या है मुद्दे? कोई नहीं मुद्दा, ठीक है जी, वोट डालने, बस वोट डालने आए हैं। क्या है इस बार आप लोगों का मुद्दा? क्या रोजगार की है जी, रोजगार का मुद्दा है। क्या नाम है? सतीश। आप लोगों का क्या मुद्दा है भाई साहब? वोट डालना जी, वोट डालना, बस वोट डालना है, कोई मुद्दे नहीं है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं। क्या नाम है आपका? मनोज। कई और लोग हैं इस तरफ, महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये भी एक बड़ी कतार है, कोशिश करता हूं उनसे बात करने के लिए। आप लोग आई हैं वोट डालने, ये बताइए कि किस मुद्दे पर वोट डाल रही हैं? भाई अल्लाह ताला गरीबी हटा दे, मजबूरियां दूर कर दे गरीबों की, इस मुद्दे से डाल रहे वोट। गरीबी हटा दे, आप भी वोट डालने आई हैं, लंबी कतार आप लोग को दिखेगी। क्या सोच कर आया वोट करने आप? बस अल्लाह सबकी मदद करे, वो जो बेहतर अल्लाह उसको
बेहतर कर दे जो। बिल्कुल। तो अंजना देखिए, यहाँ वोटरों की तादाद भी दिखाई दे रही है, लोगों की लाइन भी दिखाई दे रही है और कैराना अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि यहीं से अमित शाह ने पलायन का मुद्दा छेड़ा था और कह सकते हैं कि इसका असर यहां से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। लेकिन एक बात साफ है कि जितनी भीड़ निकल करके आई है, ये एक बड़े परसेंटेज की ओर इशारा कर रहा है कि इस बार की वोटिंग कहीं ज्यादा हो सकती है। अंजना। बिल्कुल। और देखिए, जो स्ट्रैटेजी है तमाम पार्टियों की, उसको अगर आप कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से देखें, अगर विधानसभाओं के हिसाब से देखें, तो कैराना, मुजफ्फरनगर, इन दोनों ही जगहों को, मथुरा को बीजेपी जिंदा रखना चाहती है। वहीं तमाम अन्य पार्टियां हैं। देखिए, आप आरएलडी के साथ जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का, बागपत सीट एक छोड़कर अब कौन सा उनका गढ़ पिछले चुनाव में रह गया। लेकिन एक बड़ा संदेश कि अगर किसान जाट नाराज है तो उनको कैसे अपनी तरफ किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मथुरा को बार बार सामने रखा गया। अर्पिता आर्या हमारी सहयोगी वहां से जुड़ रही है, अभिषेक मिश्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि हम एक्सपर्ट्स के पास जाएं, जल्दी जल्दी तमाम रिपोर्टर्स के पास जा रहे हैं। अर्पिता आर्या, सुबह से आप खूब मजेदार तरीके से बात कर रही हैं वहां पर मौजूद वोटर्स से, जोश भी खूब दिख रहा है। सईद अंसारी की तो लाइन ही नहीं खत्म हो रही है। क्या हम माने कि इस बार आर पार की लड़ाई अगर ये तमाम पार्टीज के लिए भी है, तो जनता भी एक निर्णायक वोट के साथ आज आगे बढ़ रही है? बिल्कुल। और देखिए अंजना, सुबह जब हमने शुरू किया था तो वोट रूपी एक तरीके से कह सकते हैं जो धुंध है वो छट गई है। अब सूरज निकल आया है, यानी मतदान रूपी सूरज यहाँ निकल आया। हम आपको जल्दी से जरा पोलिंग स्टेशन अंदर की तस्वीर दिखा दें। यहाँ पर मतदान चल रहा है। सुबह से ही मैं देख रही हूँ एक जबरदस्त उत्साह का ये लोगों के बीच में है। महिलाएं हों, युवा हों, खासतौर पर जो पहली बार वोट कर रहे हैं वो बेहद उत्साहित। रोजगार का मुद्दा लेकर वो कह रहे हैं हम उतरे हैं और वो सोच रहे हैं कि कुछ अलग करेंगे वो अपने एक मतदान से। लेकिन वाकई एक एक मतदान जो है वो भारत की किस्मत बदलेगा। और आज ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर वो उम्र, यानी जब बहुत सारी महिलाओं से मैंने बात की, बुजुर्गों से बात की, जो चल भी ठीक से नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो इस बात की अहमियत समझ रहे हैं कि उनका एक वोट कितनी अहमियत रखता है। कुछ लोग हैं। सर, आप क्या सोच कर आए हैं मतदान करने? रोजगार के लिए सब ऐसे आए हैं। अच्छा, रोजगार मुद्दा है। अच्छा, आपके लिए क्या मुद्दा है? अरे कोई जीते चाहे ना जीते, हम तो बीएसपी को देंगे। सर, पार्टी का नाम नहीं, मुद्दे क्या है? मुद्दे को है ना, रोजगार का मुद्दा है ज्यादातर। रोजगार का मुद्दा आपके लिए? महंगाई का मुद्दा। महंगाई का मुद्दा आपके लिए? महंगाई रोजगार दोनों है। महंगाई और रोजगार दोनों है आपके लिए। आपके लिए सर क्या मुद्दे सोच के आए आप? कुछ नहीं, ये साइलेंट वोटर थे जो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन असर इनका भी जबरदस्त होता है। लेकिन हाँ, जहां मैं अंदर यहाँ लोगों से मैंने बात की, लोगों का कहना है कि जहां वोट डाल रहे हैं वहाँ लाइटिंग थोड़ी कम है, दिख नहीं रहा है। इस तरीके की दिक्कतें, लोग जो निकले हैं बाहर, ऐसी दिक्कतें हो रही है। आप वोट करके आए हैं? नहीं, अभी नहीं करके आए हैं। आप वोट करके आए, आपको दिक्कत हो रही थी? थोड़ा अंधेरा है। हाँ, अंधेरा है। हाँ, तो आपने बोला किसी को? इसमें नहीं, इसमें तो अंधेरा है। अच्छा, उसमें नहीं है तो दिख नहीं रहा बिल्कुल अंदर। थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है। हाँ। बुजुर्ग है उसको नहीं दिखेगा। अच्छा अच्छा, हाँ। जो बुजुर्ग है उनको नहीं दिखेगा। तो ये कोई परेशानी नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, हो गई, सॉल्व हो गई, कोई बात नहीं, चल दिया। अच्छा, अच्छा चल रहा है सब बढ़िया एकदम। सब राधे राधे। राधे राधे। सब राधे राधे। तो सब देखिए यहाँ पर जो लोग हैं राधे राधे जपते हुए सुबह से ही यहाँ पहुँच रहे हैं। आप कर दी, वोट कर दी? नहीं, मैं बीएल हूँ मैडम। अच्छा, बीएल है आप। तो यहाँ पर ही बोल रहे हैं कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, ऐसा है ना मैडम, पहली चांस में इन लोगों ने वोटर लिस्ट बनवाई थी जनवरी में, तो उनके वोट आईडी कार्ड नहीं आए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इनके सामने हो रही है। जो स्लिप आई थी वो मैंने सारी बांट दी। अच्छा, अंधेरा कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा है अंदर सही से। उसकी दिक्कत है। हाँ, ये देखिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर लाइट की व्यवस्था जो है वहाँ होनी चाहिए था, जहाँ पर लोग देखें, मतलब जिनकी दिखाई पड़े। ठीक है, आपको एक बार अर्पिता रोक रही हूँ, सीधे लिए चलते हैं कैराना। यहाँ पर जंग बहुत दिलचस्प है। आप पिछली बार की जंग एक तरह से कैराना में कुमार अभिषेक दोहराई जा रही है। नाहिद हसन वर्सेस मृगांका सिंह बीजेपी की तरफ से, और नाहिद हसन जेल में। इसको बीजेपी सबसे बड़ा मुद्दा। आपके साथ वो अगर मौजूद है, बात कीजिए उनसे। बिल्कुल अंजना, मेरे साथ इस वक्त मृगांका सिंह मौजूद हैं, लेकिन हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल मेरी तरफ आपको चारों तरफ आपको भीड़ दिखाई दे रही है। मृगांका सिंह इस वक्त जुड़ रही है मेरे साथ। स्वागत है आज तक पे मृगांका जी। कैसा माहौल देख रही हैं आप इस वक्त, क्या है मुद्दे? बहुत ही उत्साहित माहौल है। और देखिए आप किस तरह से इस टूटती हुई ठंड में कैराना की जनता
लाइन लगा के वोट कर रही है। लेकिन इस बार के मुद्दे क्या है? क्या पलायन यहाँ का मुद्दा है या फिर ध्रुवीकरण भी एक मुद्दा यहाँ दिख रहा है? देखिए, बेहतर कानून व्यवस्था के कारण जो अपराधियों का पलायन हुआ है यहाँ से, वो जनता देख रही है और समझ भी रही है, और जनता चाहती है कि ये रामराज आगे भी 2022 के बाद 5 साल चले। लेकिन नाहिद हसन यहाँ से विधायक हैं, जेल में हैं, आपको लगता नहीं है कि उन्हें सहानुभूति उनके तरफ भी है? क्योंकि अगर हम कतारें देख रहे हैं तो उनके भी समर्थक, उनके भी वोटर बड़ी तादाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, और 10 मार्च में आप देखिएगा, मेरी बात का आकलन आप स्वयं कीजिएगा। आपके इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? आप मुस्कुरा भी रही हैं क्योंकि ये ऐसी जगह है जो कि बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट भी है और बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल सीट। देखिए, अभी मैं भी बहुत पिछले कई हफ्ते से संपर्क कर रही थी, गांव-गांव में अपने बहनों से भी संपर्क कर रही थी, चाहे वो किसी भी समाज से हो। तो मैंने जो उनमें एक देखा, उनको कितनी संतुष्टि थी, आत्मसंतुष्टि थी सरकार के कार्यों को लेकर, यही मेरे आत्मविश्वास का कारण है। लेकिन जब अमित शाह यहाँ, जी बिल्कुल, अंजना जी। अभिषेक, उनसे एक सवाल पूछिए यहाँ से मेरी तरफ से कि 2017 के चुनाव को देखें और उस वक्त भी 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा हो चुका था, पलायन के तमाम मामले थे, लेकिन नाहिद हसन की जीत हो गई। अब ऐसे में इस बार उनको क्या लगता है, वही तमाम मुद्दे फिर से उठाकर कैसे वो आश्वस्त हो रही हैं? क्या उनको लग रहा है इस बार यूएसपी हो सकता है जिससे उनको भरोसा हो रहा है कि मैं इस बार नाहिद हसन को हरा दूंगी? बिल्कुल, मैं वही सवाल मैं पूछता हूँ मृगंगा जी। अंजना ओम कश्यप जी स्टूडियो से हैं और वो सवाल आपसे पूछ रही हैं कि 2013 में दंगे हुए थे, लेकिन 2017 में बीजेपी के लहर के बावजूद यहाँ से नाहिद हसन जीते थे। तो ऐसी कौन सी ऐसी बात इस बार आपको दिख रही है कि वो मामला पलट जाएगा, जबकि दंगों का दर्द भी जख्म भी अब भरता जा रहा है? देखिए, कुछ पर्सनल समीकरण परिवार के ऐसे हो गए कि परिवार के ही एक सदस्य चुनाव में थे, इस कारण सफलता नहीं मिल पाई थी। क्योंकि परंतु इस बार तो पूरा परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और जो कमी पिछली बार थी वो अब नहीं है। यानी आपके परिवार से वोट कटा था, आपका ये कहना है। लेकिन आपको दिख नहीं रहा कि पोलराइजेशन यहाँ पर एक तरीके का है? जनता उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के प्रति। मुझे लगता है कि सब भाई बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी को समर्पित होकर आज वोट करने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दे दिया, 80 और 20 का नारा दिया, लगातार वो बातें कह रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये चीजें आपको नुकसान करेंगी या फायदा करेंगी कम से कम इस जगह पे? वो उन्होंने किसी कंटेक्स्ट में ये बात समझाई थी, परंतु देखिए, सर्व समाज यहाँ पे आपके सामने भी उपस्थित है। जनता पहचान रही है कि किस सरकार में उनकी अपेक्षाएं पूरी हो पाएंगी और जनता का अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। तो अंजना हमारे साथ थी मृगंगा सिंह। ओवर टू अभिषेक, वरिष्ठ नेता हुकुम सिंह की बेटी है मृगंगा सिंह, जो कैराना से चुनावी मैदान में। अभिषेक, आपने उनसे लंबी बातचीत की। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए जिन सबके पास चलेंगे, लेकिन सर यहाँ पर आपके पास आते हुए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर तमाम पार्टियों में आपने देखा कि बीजेपी ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश कर रही थी। वो चाह रहे थे हिंदू एक होकर वोट करें। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये किसान आंदोलन, कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद एक ऐसा मुद्दा था जिसको गठबंधन सुलगता हुआ चाहता था ताकि उनको जाट और किसानों का वोट मिले। क्या दिख रहा है आपको 58 सीटों पर इस बार होता हुआ? 58 सीटों में जैसे कि आप खुद अपने आंकड़ों से बता रही हैं, बीजेपी तकरीबन सब पे काबिज है। ये समझिए बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है ये 53 आउट ऑफ 58। तो ऑलमोस्ट 100%, 90% इनका होल्ड है। तो जितना अभी गठबंधन इसमें डेंट कर देगी, चाहे वो 10% डेंट करे, चाहे 20% डेंट करे, तो वो गठबंधन की कामयाबी मानी जाएगी मेरी नजरों में। कोशिश पूरी है और आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि इसका जो कम्युनलाइजेशन हो रहा है, उस पार्टियां पूरे तौर पे लगी है कम्युनलाइजेशन हो जाए। या जाति का मुद्दा आ जाए, जात का मुद्दा आ जाए या कम्युनल मुद्दा आ जाए। ये दो मुद्दे लेके आप चुनाव में कूदे हुए हैं सारी पार्टियां। हाँ, बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, हाँ बात करते हैं
कि किसानों का कर्जा माफ करने की, हाँ बात करते हैं कि लड़कियों का रिजर्वेशन कर देंगे, नौकरियों में कर देंगे, ये सब बातें करते हैं, कर्जे माफ कर देंगे नौकरियों में। लेकिन जब आप बात करते हैं कब्रिस्तान की, जब आप बात करते हैं कि जाटवाद की बात करते हैं, तो ये फिर आपके मुद्दे पीछे पड़ते दिखते हैं। तो मुझे डर ये है जो आप पूछ रही हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो जातवाद की और कम्युनल जंग है ये जीत जाएगी, ये मेरा डर लग रहा है। अगर ये जीत गई तो हमारे जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं वो सिर्फ कागज में रह जाएंगे, वो हमारे जो घोषणा पत्र हैं उसमें रह जाएंगे, और ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरठ चलते हैं, सईद अंसारी। बहुत बड़ी लंबी कतार जिसके साथ आप दौड़ लगा रहे थे, जोश भरपूर दिख रहा है। हम पिछले बार का भी रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं और लोकसभा चुनावी नतीजों के मुताबिक जो सीटें हैं वो भी आपको बता रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक तरह से गढ़ है और यहीं से पूरा टोन सेट होता है। 58 सीटें जहां पर पहले दौर की वोटिंग होती है, यहां पर जिस तरह से मतदाताओं का एक ट्रेंड दिखता है, जो जोश दिखता है, फिर वो कैरी फॉरवर्ड होता है। हालांकि कुछ ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदलती है या पारंपरिक सीट किसी पार्टी की है तो वो रह जाती है, वरना एक जो यहां से रुझान शुरू होता है वही आगे बढ़ता है। इसीलिए सब पूरी ताकत झोंक रहे हैं और उसी जोश के साथ आप भी दौड़ लगा रहे थे। सईद, कितनी लंबी कतार है इस वक्त? अभी तक तो 9 बजे के आंकड़े आए थे, 7 से 9% के बीच में ही तमाम जगहों पर वोटिंग है। क्या अब और बढ़ेगी ये वोटिंग की कतार और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी भारी से भारी संख्या में निकले मतदान करें? सईद। अंजना बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सुबह से हम देख रहे हैं, हम अगर आपको बताएं कि ओस पड़ रही है, बारिश हो चुकी है, कांप रहे हैं हाथ, अभी भी सूरज का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन जबरदस्त भीड़ है। हमें इस बूथ के बाहर रोक दिया गया है सुरक्षा कारणों से, लेकिन अंदर चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, लोग आ रहे हैं। अगर हम आपको दूर वहां पर दिखाएं तो देखिए सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को वहां से रोका गया और वहां से कुछ लोगों को अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन इधर भी एक दृष्टि डाल लीजिए, ये खेत हैं, जबरदस्त गन्ना के खेत हैं, और थोड़ा सा इधर भी एक नजर डाल लीजिए, ये गन्ने के खेत हैं। और मतलब ये हुआ कि अब आप देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पावर हाउस मेरठ जरूर है, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसान है। यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो गन्ना किसानों का बकाया है। हालांकि मायावती ने सबसे ज्यादा 40 रुपए प्रति क्विंटल अभी तक गन्ना एक बार गन्ने के खेत पर भाव बढ़ाया है, और बीजेपी एक बार गन्ने के खेत फिर से दिखाइए और सईद को मेरे साथ दिखाइए। सईद, सबसे दिलचस्प बात गन्ने के खेतों के बारे में ये होती है, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनको भी बताते हैं, थोड़े गन्ने के खेत भी दिखाइए, उसके आगे आइए। गन्ने के खेत जितने लंबे लंबे और ऊंचाई दिखती है, लेकिन अगर आप पास जाएंगे तो बहुत सारे रास्ते निकलते हुए दिखते हैं, और कटाई से पहले अक्सर वहां पर आग भी लगाई जाती है कटाई से पहले। तो ये गन्ना और किसान आंदोलन सईद, ये जो इस बार सबसे बड़ी पहचान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बनाई है। देखिए ऊंचाई इतनी दिखती है, लेकिन वहां पहुंचिएगा तो बहुत सारे रास्ते इधर से उधर से निकलते हुए दिखते हैं। ये अगर सांकेतिक रूप से हम देखें तो इस बार किसान किस रास्ते से निकलकर कहां पर पहुंचेगा, ये पॉलिटिकल पार्टियां समझने की कोशिश कर रही हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है सईद। मुद्दा पूछिए इनसे। मोटरसाइकिल पर खूब फराटेदार खेतों के बीच बीच किसान भागते हैं। ये बहुत आइए मोटरसाइकिल पर आप ये आज कहाँ हैं? अच्छा गई हैं, देखिए हैंडीकैप्ड हैं और वो लेकर आए हैं। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर अंजना, आप ठीक कह रही हैं, हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से जैसे 2 पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, ये पता नहीं क्यों ये चाहते हैं कि आप लोगों से बात भी ना करें और लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब भी ना करें। लेकिन जो बात आप कह रही हैं वो ये कि मुद्दा क्या? जी हाँ, मुद्दा गन्ना है, गन्ना किसान है, गन्ना का मूल्य है। तराई वाला ये पूरा इलाका है। गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा पानी लगता है, पानी बहुत ज्यादा लगता है। इसका मतलब ट्यूबवेल खूब चलता है, इसका मतलब बिजली का बिल खूब आता है। तो यहाँ किसान महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बात है, बीजेपी का गढ़ था 2017 में 7 में से 6 सीटें बीजेपी ने जीत के सफाया कर दिया था बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का, लेकिन 1 सीट सिर्फ मेरठ शहर की रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी ने जीती थी। क्या होगा इस बार?
हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है। हम लोगों से बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं। क्या हिजाब का असर यहाँ पर पड़ेगा पहले दौर की इस वोटिंग में, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। विस्तार कवरेज आज आप आज तक पर देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर पहले दौर का मतदान आज सुबह 7 बजे से हो रहा है। वोटिंग प्रतिशत क्या है वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन जो बड़े आंकड़े बता दें, क्योंकि गढ़ रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। 53 सीटें उनके पास पिछली बार चुनाव में आई थी 58 सीटों में से, और एक एक करके तमाम आंकड़े अगर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर दिखाएं तो आप समझ जाएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में इस पहले फेज में निर्णायक जंग लड़ने की फिराक में तमाम पार्टियां हैं। सबसे पहले कैराना, मृगांका सिंह वर्सेस नाहिद हसन। ये जंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पिछली बार कैराना, मुजफ्फरनगर, पलायन सब कुछ होते हुए नाहिद हसन जीत गए थे, और नाहिद हसन इस बार जेल में उनको जनवरी के महीने में अरेस्ट किया गया, वो जेल से वहीं जंग लड़ रहे हैं। साहिबाबाद सुनील शर्मा वर्सेस अमरपाल शर्मा, जो कि गठबंधन की तरफ से 9 मंत्री हैं, 9 मंत्री जो इस बार चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नोएडा में आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह और पंकुड़ी पाठक की लड़ाई है। वहीं बेबी रानी मौर्य, आगरा देहात की बात है, महेश जाटव से उनकी लड़ाई है। तो कुल मिलाकर ये सबसे बड़ी सीट आप कह सकते हैं श्रीकांत शर्मा के लिए, मथुरा को फिर से हासिल करना, जहां एसपी आरएलडी गठबंधन की तरफ से देवेंद्र अग्रवाल चुनावी मैदान में है। तो एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर वीआईपी सीट्स आप कह लीजिए या सबसे बड़ी लड़ैया कह लीजिए उत्तर प्रदेश के लिए ये जंग छिड़ी हुई है। जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई थी, 9 ऐसे मंत्री बनाए गए थे यहां से, तो ये गढ़ था एक तरह से, लेकिन क्या वो गढ़ रहेगा, इस पर सवाल रहेगा। और मैंने बताया आपको अलग अलग जगहों पर हम गए। मेरठ में आप देखिए, अगर आप मुजफ्फरनगर की ही बात कर लें तो वहां पर संजीव बालियान, राकेश टिकैत किसान आंदोलन के, सबके लिए, और वहां पर अंदर ही अंदर खापों की भी लड़ाई है। देश खाप जो संजीव बालियान साहब का है, तो उनका खाप जो जिसको टिकैत साहब मानते हैं, तो वो एक अलग स्तर की जाति पर मामला पहुंच जाता है। आप जो बात कह रही हैं, मैंने अपने पिछले कमेंट में यही बात कही थी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, मैं भी इधर घूमा हूँ, अलीगढ़ में घूमा हूँ, नोएडा में घूमा हूँ, वैसे घूमा हूँ, किसी पार्टी की तरफ से नहीं घूमा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसान नाराज दिख रहा है। अब वो खाप के बदले या किसी आदमी के व्यक्ति की बात हो, लेकिन किसान में एक बात ये थी कि उसकी जब वो एजिटेशन हुआ जो 1 साल चला और जो उसको नुकसान हुआ, और किसान के नेताओं ने जब बयान दिए, तो कहीं ना कहीं अंडर करंट में मुझे उनकी नाराजगी दिखाई दी। अब वो कितना वोट में कन्वर्ट हो जाता है और वो कितना गठबंधन को उसका फायदा पहुंचता है। मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर इस 53 सीटों को कम करके 40 भी कर देते हैं, जो बीजेपी के फायदे की सी होगा, लेकिन अगर 40 भी कर देते तो गठबंधन को फायदा होगा अपने करके। अलीगढ़ शहर में मैं घूमा हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ से भी मुझे लगता है कि कुछ प्रत्याशी किसी दूसरी पार्टियों की काफी मेहनत कर रहे हैं और आशा या उम्मीद उनको है कि वो जीत सकते हैं। अब ये कितना वोटर, वो जो आप बार बार कह रही हैं गन्ना और जिना, उससे ऊपर उठता है। अभी तक 9% वोटिंग आप बता रहे हैं, कितना वोटिंग और बढ़ जाता है ये अच्छी बात होगी। अगर वोटिंग ज्यादा बढ़ता है, अगर सुबह 9 बजे 9% हो गई है, अच्छी बात है मेरी नजर में। तो मैं बार बार ये देखता हूँ, मुझे डर ये लगता है कि अगर ये जो गठबंधन की सरकार या सरकार में नहीं, गलत की जो गठबंधन की पार्टियां हैं, वो कितना वो किसान एजिटेशन का फायदा उठाकर, और जिसको आप जाट बैठ कह रही हैं, और वो जातिवाद को लेकर कितना कम्युनिज्म को तोड़ सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। तो बीजेपी को अगर उन्होंने 53 से कम करके 40 पे भी खड़ा कर दिया, जो बीजेपी की फिर भी मेजोरिटी सीटें होंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, लेकिन कम कर दिया तो उतना नुकसान पहुंचाने की बीजेपी नेता यही कहते हैं। अगर आप अंदर खाने उनसे बात कीजिए, संजय जी भी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है, वो कहते हैं कि अगर 317 में से गिरेंगे भी तो कितना गिरेंगे, बहुमत पहुंच जाएंगे। अंदर खाने जब उनसे आप बातचीत कीजिए तो इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। संजय जी, मैं आपके पास भी आऊंगी क्विक कमेंट के लिए, लेकिन हिमांशु मिश्रा नोएडा से बने हुए हैं, हमारे साथ अभिषेक मिश्र मथुरा से बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास आते हुए, देखिए मथुरा को प्रोजेक्ट करना, सामने करना, केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट के जरिए पहले छोड़ा था कि काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, और उसके बाद से धीरे धीरे उस पर फिर बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं गए, लेकिन मथुरा को धीरे धीरे, तो ऐसे इश्यूज को उठाकर हिंदुओं को की जाति से ऊपर उठकर हिंदू होकर वोट करो, ये बीजेपी की कोशिश होती है। क्या वहां पर दिख रहा है इस वक्त? दिखाएं। देखिए, बिल्कुल अंजना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार के चुनाव में मथुरा
कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्रुवीकरण का एक केंद्र नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से, उन्होंने मथुरा के मंदिर के निर्माण को भव्य स्वरूप देने की बात की। उसके बाद में एक के बाद एक तमाम नेताओं ने सुर के साथ सुर मिलाए थे। हम मौजूद हैं मथुरा के एक पोलिंग सेंटर पर, आप देख सकते हैं भीड़ अच्छी खासी है। सुबह से ही पोलिंग का ट्रेंड जो था वो लगातार शुरू हो गया था और यहाँ पे मतदाता आ रहे थे। यहाँ का समीकरण इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप गन्ना के किसानों का भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट दिखाई देता है, जाटों का भी यहाँ वर्चस्व है और हार्डकोर अगर तो आप देखें तो हिंदुत्व फैक्टर भी इन तमाम सीटों पर है। श्रीकांत शर्मा की लड़ाई है सीधे तौर पर देवेंद्र अग्रवाल जो कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के कैंडिडेट है, लेकिन प्रदीप माथुर जो कि 4 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं वो काफी आश्वस्त हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जमीन के नेता वो है श्रीकांत बाहरी हैं और बाहरी को इस बार बाहर का रास्ता मथुरा की जनता दिखाएंगी, उनका दावा है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं होगी अंजना की मथुरा के मुद्दे को भुनाकर बीजेपी ने जिस तरीके से तस्वीर दिखाने की कोशिश की है, अयोध्या काशी की बात मथुरा, और यहाँ लोगों से भी जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भी इस बात को कहीं ना कहीं माना। एक विकलांग हमको मिले जो कि पूरे तौर पर समर्थन में नजर आ रहे थे कि मंदिर भी बनना चाहिए। और भी वोटर्स उनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार गौतम। जितेंद्र बताइए मथुरा की तस्वीर बदली है पिछले 5 सालों में, क्या कुछ यहाँ पे बदली है? बिल्कुल बदली है। पहले की जो सरकार थी उससे आज की सरकार में पूरा क्लियर दिखता है पहले क्या था और अभी क्या है। अच्छा, मंदिर की जो बात हो रही है, भव्य मंदिर, आपको जरूरत लगती है, इसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत लगती है हमें, आज के टाइम पे भी और आगे आने वाले टाइम पे भी। जो पिछली सरकारों ने किया है और जो आज अभी की जो सरकार योगी जी ने जो किया है उसमें आगे होना चाहिए मंदिर का। आपका क्या नाम है भाई साहब? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय सिंह है। आपको लग रहा है भव्य मंदिर की जरूरत है मथुरा में? जी, भव्य मंदिर की जरूरत है मथुरा में? जरूरत है, लेकिन विभाजन डाल के जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब शांति से बनना चाहिए? शांति से ही बनना चाहिए और हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। मथुरा में काम हुआ है, कुछ बदलाव देख रहे हैं? बदलाव हुआ है लेकिन उस स्तर से नहीं हुआ जिस स्तर से कहा गया था। क्या चीजें और आपको लग रही है और किन चीज मुद्दे पे काम? देखिए पूरे शहर की सड़कें सारी खराब है। कोई भी सड़क ऐसी नहीं है शहर के अंदर जो सही हो। सड़कों पे काम नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। और ऊर्जा की मंत्री यहीं से आते हैं, ऊर्जा है यहाँ पे? ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा का कॉस्ट इतना बढ़ा दिया है कि बस पूछिए मत। अच्छा, मतलब बिजली के दाम बढ़े और ऊर्जा मंत्री जब नजर आए थे, जब उन्होंने मतलब वोट मांगी थी उसके बाद नजर ही नहीं आए। आपका क्या नाम है? विष्णु। आपको लग रहा है कि मंत्री जी ने काम किया है मथुरा में? हाँ, बहुत काम किया है वैसे। और क्या, और मंदिर का निर्माण भी चाहिए आपको? मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर का 4 आवाजें, 4 अलग अलग बातें। अभिषेक मिश्र, अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। सुविधा तो थोड़ा सा इंतजार उसके लिए करते हैं। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं जो बता रहे हैं मथुरा में लोगों की बात, लेकिन जल्दी से एक बार हिमांशु के पास चलते हैं। देखिए, किसी को मंदिर चाहिए, कोई कहता है हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, और ये शब्द संजय जी हम लोगों ने पिछले कई दिनों से सुना है, क्योंकि पहले चर्चा होती थी यहाँ वहां की, लेकिन अब आम आदमी भी सड़कों पर जो मिलता है वो बार बार कहता है कि हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं होने चाहिए। वो बहुत निर्णायक तरीके से इस बात को बोलता है, लेकिन वहीं पर एक ऐसे भी लोग हैं जिनकी जो खुलकर कहते हैं कि हाँ हमें मथुरा में मंदिर चाहिए। सीधे लिए चलते हैं आपको जल्दी से, हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एमएलए के काम पर, जात पर या हिंदू मुसलमान पर आज ये निर्णय करना है जनता को। पंकज सिंह वहां से उम्मीदवार हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र, और क्या नोएडा के मामले थोड़े अलग हो जाते हैं, शहरी इलाका है, वहां पे बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, एक तो वोटिंग प्रतिशत भी और नजारा दिखाई। देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि मैं नोएडा के सेक्टर 15A में हूं अंजना, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा या जिस तरीके से सईद जो है दौड़ दौड़ कर दिखा रहे थे लाइन की, वहां इतनी लंबी लाइन लगी हुई है मेरठ के अंदर, वैसा कोई सीन यहाँ नहीं है। यहाँ लाइन नहीं लगी है, इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे हैं, और वोटर से ज्यादा यहाँ पर मीडिया कर्मी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से सांसद जो है महेश शर्मा आपसे कुछ देर में यहाँ आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे, उनके साथ होंगे यहाँ से उम्मीदवार पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं वो रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जाटलैंड जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। जब बीजेपी की तरफ से जाट नेताओं की बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जाट नेताओं को संबोधित कर रहे थे, उसी बैठक में संजीव बालियान ने ये कहा था कि देखिए लखनऊ तक आपकी आवाज जो है वो सुनाई नहीं देती थी, लखनऊ में आपकी सुनवाई नहीं थी, दिल्ली में कम से कम सुनवाई थी। तो संजीव बालियान की भी जो नाराजगी थी वो प्रदेश सरकार से तो थी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि दिल्ली में जो सरकार है वो सुनती है हमारी बात को। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के नेताओं के अंदर एक कम जरूर है कि उनकी बात को लखनऊ में नहीं सुना गया, दिल्ली में सुनवाई होती थी। अब ये देखना है कि क्या बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है 2014, 17 और 19 में जो उन्होंने बैठाई थी, जो कॉम्बिनेशन था सोशल इंजीनियरिंग का
क्या वो सोशल इंजीनियरिंग इस बार फिर से काम करेगी या उसमें जो है वो अखिलेश और जयंत चौधरी का गठबंधन जो है वो डेंट मार पाएगा, जो 2017 के चुनाव के अंदर कांग्रेस और राहुल गांधी के गठबंधन ने जो है वो डेंट नहीं मारा था और बहुत बड़ा नुकसान जो है अखिलेश यादव को जो है उठाना पड़ा था। और उस वक्त जो है समाजवादी पार्टी की लड़ाई तमाम जो हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद है उनसे जल्दी जल्दी कमेंट ले लेते हैं। संजय जी, आपके साथ शुरू करते हुए विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी, क्या मैं अति सरलीकरण कर रही हूं अगर मैं कहती हूं कि धर्म पर अगर वोट पड़ा तो बीजेपी के लिए जीत होगी और जाति पर पड़ा तो शायद फायदा गठबंधन को हो जाए? देखिए अंजना जी, दोनों पर वोट पड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर चुनाव को देखें तो वहां पर धर्म हावी नहीं हो रहा है, वहां जाति हावी है, वो जाट आइडेंटिटी बहुत हावी है। तो अलग अलग हिस्सों में, यूपी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुद्दों पर चुनाव पड़ेगा, वोट पड़ेंगे। और आप ठीक कह रही, अगर धर्म पे ध्रुवीकरण होना शुरू हुआ चुनाव, तब तो बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि हमें पता है एक समुदाय के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है दूसरे समुदाय की तुलना में। लेकिन पूरा यूपी का चुनाव न तो जाति पर बटा हुआ है न धर्म पर बटा हुआ है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज की गूंज सुनाई पड़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए जब हम लोग देवबंद से शो कर रहे थे, वहां पर ऐसी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ही जीतती है। मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे तो ऐसी कई जगह है। ऐसे ही आप कई ऐसी सीटें हैं जिसका आप भी जिक्र करें। अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास आते हुए ये सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या जो कानून व्यवस्था है, क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप भी घूमे होंगे, कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में एक सबसे ज्यादा हाथरस लखीमपुर खीरी पर ही विपक्ष घेर रहा था बीजेपी को, लेकिन वही यूएसपी दिखाई दे रही है। लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर है, हमको रात को निकलने में डर नहीं लगता है, लेकिन बेरोजगारी वो जिन्न है, जिन्ना से मिलता वो जुलता शब्द जरूर है, लेकिन वो जिन्न है जो सबसे ज्यादा परेशान भी कर रहा है। युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी पर ही उखड़ते हैं। नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा निश्चित रूप से है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक धारणा है कि पिछली सरकार जो थी उसमें कानून व्यवस्था बहुत खराब थी और अब जो है कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है। ये एक आमतौर पर जब लोगों से बात करिए तो ये नज़र में आता है, एक धारणा सी है। हालांकि घटनाएं भी हुई हैं, आपने खुद जिक्र किया हाथरस लखीमपुर खीरी और आगरा जैसी घटनाओं का, लेकिन इसके बावजूद माना जाता है कि कानून व्यवस्था के मामले में ये सरकार का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर है। तो वो एक मुद्दा है, लेकिन ये कानून व्यवस्था का मुद्दा उनके लिए है ज़्यादातर जो कारोबारी हैं, जो शहरी लोग हैं या जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं। नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, क्योंकि काम धंधा कोविड की वजह से भी, अर्थव्यवस्था के कारण भी और बहुत कारणों से चौपट हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। और अगर रोजगार का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा भारी पड़ा तो गठबंधन फायदे में रहेगा और कानून व्यवस्था का मुद्दा भारी पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। कुल मिला के ध्रुवीकरण के जो पहचान का की जो जातीय राजनीति और धर्म की जो राजनीति है, उसके अलावा ये दो मुद्दे भी बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आज के मतदान पर। बिल्कुल, और अगर धर्म और जाति का बोलबाला रहा तो अपने अपने हिसाब से मुद्दे भी चुन लिए जाते हैं, ये भी अक्सर कई जगहों पर। चाहिए आपको लिए चलते हैं अब त्रिवेदी जी से जल्दी से एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं, फिर ऐश्वर्या हमारे साथ इसी अलीगढ़ से जुड़ रही हैं जहां से किसका होगा राष्ट्र तिलक आप देख रहे हैं। विजय जी, ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा है। एक तो वो तीसरे मुख्यमंत्री ऐसे बने हैं जिन्होंने पूरा अपना टर्म किया, मायावती, फिर अखिलेश यादव और फिर वो योगी आदित्यनाथ। दूसरी तरफ पिछली चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ा गया था, ये चुनाव उनके चेहरे पर है। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ही वो चेहरे थे जो पूरे उत्तर प्रदेश में पोस्टर्स में लगते थे। इस बार पीएम का चेहरा और योगी आदित्यनाथ का फिर बाकियों का चेहरा लगता है। योगी के लिए ये सबसे बड़ी जंग है और इसीलिए पूरी ताकत भी झोंक रहे हैं और उनका सबसे बड़ा इम्तिहान भी है। बिल्कुल ठीक बात है अंजना जी। एक तो ये कि आप अलीगढ़ में बैठी हुई हैं और जब शाम को वोट खत्म होगा तो उस ताले की चाबी आप ही के पास होगी जो खोल सकता है कि क्या हो रहा है। और योगी जी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, तो इसको योगी जी की जंग भी मान सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एड ऑन भी मान सकते हैं कि पिछली बार योगी के बना अमित शाह और प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, इस बार प्रधानमंत्री, अमित शाह और योगी, तो 3 लोग हो गए हैं। अब उसमें कौन नेगेटिव हो सकता है, कौन पॉजिटिव हो सकता है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन योगी के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ वो है जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में चुनाव प्रचार में जा रही थी। तो जब अपने इलाके में आए हैं तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उनका जो वोट है, उनका जो चेहरा है वो महत्वपूर्ण होगा।
और जब हम कानून व्यवस्था की चर्चा करते हैं, जैसे अभी विनोद जी ने भी कहा, तो कानून व्यवस्था के लिए योगी जी के लिए परसेप्शन यह है कि वो एक बेटर परफॉर्मर रहे हैं पिछली सरकार के मुकाबले में। और रिलीजन की बात जहां हम खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तो जैसे आपने देवबंद का जिक्र किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों में पूरे पॉलिटिकल पैराडाइम को बदल दिया है। जो वोट हम आज तक डिस्कस करते थे कि माइनॉरिटी वोट प्रभावी होगा या वो असर डालेगा, उस माइनॉरिटी सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और इसमें इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण हो गया कि बहुजन समाज पार्टी ने 58 में से 16 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो क्या वो माइनॉरिटी वोट आरएलडी एसपी गठबंधन का साथ देंगे या उसका वोट काटेंगे? तो वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा कि धर्म पर लड़ने के बाद भी जो पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम नहीं बटेगा, इस पर नजर आएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो बटेगा या नहीं बटेगा इस पर निर्भर करेगा। एक बार आप रामपुर देख लीजिए, विजय त्रिवेदी जी, वहां पर आजम खान चूंकि 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है और वो लगातार जीत रहे, 9 बार विधायक रह चुके हैं, 10वीं बार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जेल से, लेकिन फिर भी उनको टिकट दिया जा रहा है। तो ये मकसद सबका साफ दिखता है, दोनों तरफ से मकसद साफ है, सबको पता है कि कहां पर क्या टारगेट करना है, कौन सा नब्ज पकड़ना है। वहीं आकाश सक्सेना को बीजेपी उतार रही है, जिन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज्यादा केसेस रामपुर में आजम खान पर ठोकने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन उन्हीं को टिकट बीजेपी ने दिया है। चलते हैं जल्दी से ऐश्वर्या के पास। ऐश्वर्या, अलीगढ़ एक और ऐसी सीट जो कि आप देखें तो मुस्लिम मतदाता काफी हैं, लेकिन यहां पर जो पहले एमएलए थे संजीव राजा, उनकी वो चूंकि असॉल्ट के केस में पिछले साल जेल में गए, उनको दोषी करार दिया गया 2 साल के लिए, हालांकि बेल उन्हें मिल गई, तो उनकी पत्नी को, मुक्ता राजा को, इस बार बीजेपी ने टिकट दे दिया। वहीं आप एसपी के उम्मीदवार को देखें तो उनका भी लाइन साफ दिखाई देती है। कांग्रेस का देखें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनियन के उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट को टिकट दिया है। तो सब पार्टीज टिकट किस तरह से देती हैं, इसी से उनकी लाइन क्लियर हो जाती है सोच की। 15,000 वोटों से जीते थे और सेकंड नंबर पे आए थे सपा के जो कैंडिडेट थे वो। अब यही बात है कि ये 15,000 वैसे सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा वैसे मार्जिन इसको नहीं माना जाएगा। देखिए अब जहां हम खड़े हैं, ये अलीगढ़ में शहर की सीट यहां से होती है और शहर से ही जीते थे पिछली बार संजीव राजा 15,000 वोटों से। अब की बार उनकी बीवी चुनाव लड़ रही हैं। बहुत ज्यादा मतदाता अब यहाँ पे इस समय नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बहुत अहम सवाल इस समय लोग यही पूछ रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो किस तरफ वोट करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से दिए गए हैं टिकट्स, उससे साफ है कि हर पार्टी चाहती है कि एक समुदाय का वोट उनकी तरफ गिरे। समझ में नहीं आ रहा है इस समय कि किस तरफ हवा चल रही है। जहां हम खड़े वहां तो कम है काफी मतदाता, लेकिन सुबह हमने देखा था कि काफी भारी तादाद में आए थे। देखिए महिलाओं की मैं बात करूं, महिलाएं यहां पर इस बूथ में बहुत बड़े नंबरों में आपको दिखाई देंगी। तो महिलाएं इस समय अलीगढ़ के अंदर बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले कर रही हैं। अंजना, दूर से चलती हुई महिलाएं आ रही हैं, जा रही हैं और यहाँ काफी समय से हमें देखने को मिला है कि अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ इस समय महिला वोटर ज्यादा नजर आ रही हैं।